लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सोचिए, क्या राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से उस युग में वापस ले जाना चाहते हैं जिसको जम्मू कश्मीर का अंधा युग कहा जाना चाहिए, जिसको जम्मू कश्मीर का काला दौर कहा जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये सब जम्मू कश्मीर को उसी अंधेरी गली में ठेल देना चाहते हैं जिस अंधेरी गली से जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से बाहर आया है? आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से कर रहा हूं। यह सवाल आपके लिए है, आप सब लोगों के लिए है। सवाल यह है कि आप में से कितने लोग श्रीनगर गए हैं, यानी कश्मीर गए हैं। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है जम्मू आप में से बहुत से लोग गए हों, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हों, जम्मू गए हों। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप में से कितने लोग श्रीनगर या फिर कश्मीर गए हैं, कश्मीर वैली गए हैं। कश्मीर वैली का मतलब है कि क्या आप श्रीनगर जा कर के आपने शंकराचार्य मंदिर देखा है? क्या डल झील में आपने वहाँ पर एंजॉय किया है? क्या आप गुलबर्ग गए हैं? क्या आप सोनमर्ग गए हैं? सब कश्मीर वैली का हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या आप में से कितने लोग हैं जो दरअसल कश्मीर गए हैं? बहुत सारे लोग, हो सकता है कि, या फिर हो सकता है ज़्यादातर लोग कश्मीर ज़रूर गए होंगे, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 2019 के बाद कश्मीर गए होंगे, क्योंकि कश्मीर में, श्रीनगर में 2019 के बाद वहाँ जो सैलानी, जो पर्यटक हैं, उनके जाने की तादाद अचानक से बढ़ गई है। इससे पहले कश्मीर में, हालांकि कश्मीर में इसके पहले भी टूरिस्ट जाते थे, एक फिक्स सीज़न था, वहाँ जाते थे, ज़्यादातर विदेशी सैलानी आते थे। भारत के लोग कश्मीर जाना अवॉइड करते थे, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर से खबरें आती थी, कश्मीर से जिस तरह से आतंकवाद की खबरें आती थी, पत्थरबाजी की खबरें आती थी, जिस तरह से वहाँ पाकिस्तानी झंडा लहराने की खबरें आती थी, ये सब जब चीज़ें आती थी तो उसके कारण भारत के सैलानी, ज़्यादातर सैलानी वहाँ नहीं जाते थे। जिनको सरकार की ओर से वहाँ पर नौकरी पर भेजा जाता था, जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे होते थे, वो अपने परिवार को लेकर जाते थे, जिनको LTC मिलता था वो चले जाते थे। लेकिन आम टूरिस्ट कश्मीर जाना पसंद नहीं करते थे, एक डर की वजह से। लेकिन 2019 के बाद कश्मीर में जो है, श्रीनगर में जाने वाले सैलानियों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कई गुना उसमें इजाफा हुआ है। करीब करीब करोड़ों लोग जो हैं वो कश्मीर जा रहे हैं 2019 के बाद से। यहाँ तक कि कश्मीर में रहने की जगह भी, रहने के होटल्स जो हैं वो मिलने सीज़न में वो मिलना मुश्किल हो गए हैं। अब जो है घरों पर भी लोगों को ये सरकार ने सहूलियत दी है कि वो अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो टूरिस्टों को घरों पर भी रोक सकते हैं, ऐसी सुविधा दे दी है। तो छोटे छोटे जो घर हैं वहाँ पर भी ब्रेड एंड बटर की जो सुविधा है वहाँ पर लोगों ने, स्थानीय लोगों ने शुरू कर दी है, क्योंकि टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। पर सवाल ये कि 2019 के बाद टूरिस्टों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि 2019 में 5 अगस्त 2019 को 370 जो धारा थी, 370 थी, वो कश्मीर से हटा दी गई, उसको रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? 370 से कश्मीर को आज़ादी मिली, और उसके बाद कश्मीर को कई और चीज़ों से आज़ादी मिली, जिसके बाद टूरिस्ट वहाँ पे जाने लगा और कश्मीर में डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से होने लगा। मैं आपको ये जो कुछ कह रहा हूँ ये विशुद्ध आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ। अब देखिए किस तरह से टूरिस्ट वहाँ पर, लगातार टूरिस्टों की संख्या बढ़ रही है। इसका एक छोटा सा डेटा देख देता हूँ। 2019 में, क्योंकि वहाँ पर जब 370 हटी थी तो उसके बाद वहाँ पर कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे और माहौल वहाँ पर थोड़ा सा संदेहास्पद था। लेकिन 2020 से वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी। 2020 में वहाँ पर 34 लाख पर्यटक गए थे, 34 लाख 2020 में। लेकिन 2021 में इनकी संख्या बढ़कर 1,88,00,000 हो जाती है। सोचिए, 34 लाख से 1,88,00,000। और 2023 यानी पिछले साल 2 करोड़ से ज़्यादा, 2,11,00,000 करीब जो हैं सैलानी जम्मू कश्मीर में गए। इसके मायने क्या है? इसका मायने है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थितियां बड़ी तेज़ी से सामान्य हो रही हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, क्योंकि आतंकवाद का एक सबसे बड़ा कारण वहाँ के स्थानीय लोगों में, जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मन में जो भारत के प्रति जहर भरा गया, जो जिहाद को इतनी ज़्यादा तवज्जो वहाँ पर दी गई है। घर घर में जिस तरह से लोगों को बैठ करके पाकिस्तान का जो पैसा आ रहा है उससे खाने की आदत पड़ गई है, पाकिस्तान के पिट्ठू वहाँ पर बना दिए गए हैं। तो इसलिए आतंकवाद एकदम से नहीं जाएगा, उसके लिए आप
आपको कई दशक लगेंगे। ऊपर से पाकिस्तान लगातार वहाँ पर जो है हथियार भेज रहा है, वहाँ पर आतंकवादी भेजता है, लोगों को ट्रेन करता है, लोगों की भावनाओं को भड़काता है, और इसलिए वहाँ पे टारगेटेड अब किलिंग वहाँ पर होने लगी है आतंकवादी इस तरह की। और जम्मू कश्मीर में, अब कश्मीर में थोड़ा कम हुआ है, तो जम्मू की तरफ पाकिस्तान ने वहाँ पे जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर आतंकी जो वारदात हैं वो उनको अंजाम देना शुरू कर दिया। तो आतंकवाद तो धीरे धीरे जाएगा, हालांकि आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सोचिए, क्या राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से उस युग में वापस ले जाना चाहते हैं जिसको जम्मू कश्मीर का अंधा युग कहा जाना चाहिए, जिसको जम्मू कश्मीर का काला दौर कहा जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये सब जम्मू कश्मीर को उसी अंधेरी गली में ठेल देना चाहते हैं जिस अंधेरी गली से जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से बाहर आया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब देखिए जम्मू कश्मीर में वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव हैं और 370 हटने के बाद पहली बार वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। वहां पर जो 90 विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए 3 चरणों में चुनाव होगा और अक्टूबर में इन चुनाव का नतीजा आएगा। अब वहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसके बाद इन चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने गठजोड़ किया है। यानी राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का समझौता है। वैसे भी ये लोग जो हैं कुल मिलाकर इंडी गठबंधन में एक साथ थे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन उतना उस तरह से जो है काम नहीं कर पाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन, पूरा मजबूत गठबंधन कर लिया ताकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बने। 2008 में भी जब वहाँ पर जो अमरनाथ लैंड रो हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जब भयंकर बड़े पैमाने पर वहाँ आतंकी घटनाएं और वहाँ पर बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं हुई थी, उस समय भी थी। तो ये लोग एक बार फिर से सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सरकार में आएंगे नहीं आएंगे तो चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात वो क्या है? वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जो लागू किया है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए जो अपना जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भारत विरोधी और कश्मीर को फिर से जो है आतंकवाद की आग में, अलगाववाद की आग में झोंकने का उसने पूरा इंतजाम कर लिया है। जो 370 की वापसी की बात कर रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, वो ये कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम 370 की वापसी सुनिश्चित करेंगे। सिर्फ 370 की वापसी सुनिश्चित की बात नहीं कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रही है कि वो 370 की वापसी सुनिश्चित करेगी। जो लोग जेलों में बंद हैं आतंकवाद के लिए, अलगाववाद के लिए, पाकिस्तान से पैसा लेने के लिए, पाकिस्तान के इशारे पर काम करने के लिए, जो लोग जेलों में बंद है, जो लोग पत्थर मारने के लिए जेलों में बंद है, उन सबको जेलों से रिहा करेगी। अब सुनते रहिए इनके कितने खतरनाक वादे हैं, किस तरह से ये लोग भारत को तोड़ने पर और जम्मू कश्मीर को एकदम भारत से अलग करने पर जो है आमादा है, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं। सवाल तो उठेगा ही। तो 370 की वापसी का ये लोग वादा कर रहे हैं। ये लोग वहां पर जो बंदी हैं उनको रिहा करने की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हम फिर से शुरू करेंगे, पाकिस्तान से ट्रेड और बाकी संबंध फिर से शुरू करेंगे। ये सारे वादे जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं। पर ये तो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आप कहेंगे इसके लिए राहुल गांधी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने इन वायदों के बावजूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन वायदों के बावजूद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से चुनाव में हाथ मिला लिया है। पर आप ये कहेंगे कि वैचारिक मुद्दे अलग अलग होते हैं, हर पार्टी के वैचारिक मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो ये थोड़ी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, जो उसका वैचारिक मुद्दा है, वही जो है कांग्रेस का भी हो। कांग्रेस शायद इन सब चीज़ों को ना माने, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बड़ी बात समझ लीजिए क्या है, इन दोनों पार्टियों के समझौते में खतरनाक बात यह है कि दोनों पार्टियों ने इस समझौते के लिए, मिलकर सरकार बनाने के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या होता है कि जो दो पार्टियां होती हैं जिनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, वो एक साथ बैठती हैं और तय करती हैं कि ठीक है भाई, हम इन चीज़ों पर राजी होते हैं, ये चीज़ें विवाद का विषय, हम इनको छोड़ देंगे। जैसे अटल जी ने जब सरकार बनाई थी, एनडीए की सरकार बनाई थी, तो उसमें राम मंदिर और 370 जैसे जो बीजेपी के जो कोर इश्यूज थे, वो उनके सहयोगी पार्टियों ने कहा था कि ये सांप्रदायिक मुद्दे हैं, इसको हाथ नहीं लगाना। तो बीजेपी ने उन मुद्दों को हटा दिया था और सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम किया था। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। पर तो इस तरह से दो पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया है
और उमर अब्दुल्ला ने साफ कह दिया कि हमारा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होगा। वो चुनाव अगर जीत जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इनकी सीट शेयरिंग हो रही थी, पत्रकारों ने उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा कि क्या आपने जो 370 और बाकी जो वादे आपके घोषणा पत्र उसको लेकर कोई चर्चा हुई, तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि हमारा घोषणा पत्र बड़ा स्पष्ट है और कांग्रेस को मालूम है और वो कोई बात नहीं हुई। यानी कांग्रेस जब सीट शेयरिंग की बात कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रही थी, तो कांग्रेस ने 370 को लेकर 370 की वापसी, पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत करना, पाकिस्तान से जो है सहयोग बढ़ाना, पाकिस्तान के लिए जो है व्यापार मार्ग खोल देना, आतंकवादियों को जेलों से रिहा करना, इन सब मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई और कांग्रेस ने इन तमाम मुद्दों पर अपनी मौन सहमति जताई है। ये साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे वादे उनको पता है और वो अपने वादे जो और जोड़ना चाहेंगे जोड़ेंगे, लेकिन हमारे वादे उनको पता है, हम उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। ये उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा, ये आप उमर अब्दुल्ला के मुंह से सुनिए। पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी होगी। नहीं, नो इशू, none whatsoever. Let me be categorical. At no point in time did the Congress party raise any objections to our manifesto. In the initial stages of the discussion at their local level, they had asked whether we would consider some sort of common minimum program. And we told them very clearly that common minimum program is always arrived at after you receive a verdict from the people, after you win an election. And therefore, obviously, we are fighting this election to win. If National Conference and Congress receives the support of the people, then we will form a common minimum program for governance for the next 5 years. But we did not discuss our manifesto with Congress, and nor have we asked Congress what they are going to include in their manifesto. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां बनेगी तो ये विधानसभा के अंदर और सरकार की ओर से एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि हमें 370 35A की वापसी चाहिए और हम तमाम जो कैदी जो जेलों में बंद है, जो आतंकी, जो पत्थरबाज जेलों में बंद है, उन सबको ये लोग रिहा कर देंगे। पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड मार्ग है उसको खोलने के लिए ये लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे, केंद्र सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे इसके लिए दबाव बनाएंगे और ये जो यासिन मलिक और ये जो तमाम जो आतंकवादी जो इस वक्त जेलों में सड़ रहे हैं, इनके साथ ये लोग बातचीत का रास्ता खोलेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो अब लगभग खत्म हो गई, इसको ये लोग फिर से जिंदा कर देंगे। और सबसे बड़ा जो सबसे खतरनाक बात है, जानते हैं 370 की वापसी के मायने क्या है? 370 की वापसी के मायने ये हैं कि जम्मू कश्मीर एक बार फिर से विवादित क्षेत्र माना जाएगा। एक ऐसा विवादित क्षेत्र भारत का, एक ऐसा विवादित राज्य जिसका अंतिम फैसला होना बाकी है। यानी जम्मू कश्मीर भारत का है या पाकिस्तान का है या जम्मू कश्मीर आजाद रहेगा, इस पर फाइनल निर्णय होना बाकी है। जम्मू कश्मीर एक विवादित हिस्सा है भारत का, इसको मानने के लिए राजी होना है। 370 की वापसी, क्या लगता है आपको कि क्या ये भारत के हित में है? क्या ये भारत के साथ गद्दारी नहीं? क्या ये धोखाधड़ी नहीं? क्या ये भारत को तोड़ने की साजिश नहीं? क्या ये पाकिस्तान के हाथ में खेलने की साजिश नहीं है? क्या आप पाकिस्तान के कठपुतली नहीं बन रहे हैं? क्या आप भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं? ये जो 370 की वापसी, 35A की वापसी है, ये इससे जो है, इससे खतरनाक कोई भी चुनावी वादा हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना खतरनाक चुनावी वादा नहीं किया होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। और साथ साथ राहुल गांधी की कांग्रेस इस समझौते को, इस वादे को लेकर के उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो तैयार हो गई है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब आप लोगों को ये भी लग रहा हो कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस तरह की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है, इस बात को याद रखिए, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है और राहुल गांधी की कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है वोट के लिए और साथ साथ जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, केंद्र में अपनी वापसी के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। और क्योंकि उसको जम्मू कश्मीर में अगर उसकी सरकार बनती है, उसको एक और बल मिलेगा, ये साबित करने का मौका मिलेगा कि देखो कांग्रेस की वापसी हो रही है, राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी इन दिनों
जम्मू कश्मीर के खूब दौरे लगा रहे हैं। कभी वहाँ पर वो आइसक्रीम खाते हैं, कभी वहाँ लड़कियों के साथ बात करते हुए वीडियो बनाते हैं जिसमें राहुल गांधी की शादी को लेकर चर्चे हो रहे हैं, इस तरह के जो तमाम वीडियो बनाते हैं। लेकिन राहुल गांधी भूल जाते हैं, राहुल गांधी अगर वहाँ पर इस तरह से लड़कियों के साथ बैठकर बातचीत कर पा रहे हैं, आराम से इस माहौल में बातचीत कर पा रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर 370 नहीं है। राहुल गांधी ये भूल जा रहे हैं कि लाल चौक पर जाकर अगर, या फिर जो है ओल्ड श्रीनगर में जाकर अगर वो आइसक्रीम खा रहे हैं रात 10 बजे, तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब 370 नहीं है। क्योंकि जब 370 था तो इसी लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता था, इसी लाल चौक के ऊपर आईएसआई का झंडा लहराता था, इसी लाल चौक पर नारे लिखे रहते थे, इंडिया गो बैक, इस तरह के नारे लिखे रहते थे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैं पहले वहाँ लगातार रिपोर्टिंग करने जाता था तो लाल चौक जो है आतंकवादियों का गढ़ था, अड्डा था। और इसके अलावा पूरा जो श्रीनगर में था, सिर्फ लाल चौक नहीं, पूरा श्रीनगर जो है वो एक तरह से आतंकवादियों का अड्डा था। और इसके अलावा वहाँ पर लाल चौक पर पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे लहराते मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 2019 से पहले ये कश्मीर जो है इस तरह से था। और 370 तो ये जो है ये राहुल गांधी इसलिए कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं, ये कांग्रेस कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस 370 को लेकर कांग्रेस का वही पक्ष है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये अलग बात है कि देश भर में हिंदुओं को, देश भर के वोटर्स को बरगलाने के लिए वो कभी भी खुलकर नहीं बोलते कांग्रेस की हाँ हम 370 की वापसी के पक्ष में है। लेकिन कांग्रेस 370 की वापसी मन ही मन में रख के बैठी हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी खतरनाक तरीके से काम कर रही है। आप ये सोचिए 370 को लेकर जो मुकदमा लड़ा गया, जो केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वकील कौन थे? अंदाजा लगाइए उसमें वकील कौन थे। वह कपिल सिब्बल थे जो 370 की वापसी के लिए अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे। और इसके अलावा पिटीशन करने वालों में कांग्रेस के कई लोग थे। इन लोगों ने जब 370 वापसी की हटाया गया तब एक गुपकार गठबंधन, जिसको लोग गुपकार गैंग भी कहते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में गुपकार रोड पर रहने वाला एक गैंग है, तो गुपकार जो गैंग है ये इसमें पीडीपी थी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कांग्रेस थी, तीनों लोग थे। और इनका एक ही एजेंडा था कि 370 की वापसी जम्मू कश्मीर में सुनिश्चित करना। ये एजेंडा लेकर गुपकार गठबंधन बना था, उसमें कांग्रेस भी थी। बाद में धीरे धीरे क्योंकि जब देश भर में इसका 370 हटाने को लेकर कोई लोगों ने विरोध नहीं किया और लोग जब खुश थे, तो कांग्रेस ने देखते हुए कि इसका नुकसान होगा, चुपचाप कांग्रेस बैठ गई और कांग्रेस ने फिर उसके ऊपर बोलना बंद कर दिया। हालांकि कांग्रेस के लीडर खुलेआम जो है ये सब चीज़ें कहते रहे, ओपनली जम्मू कश्मीर के नेता 370 की वकालत करते रहे। और उससे भी बड़ी बात कि अभी इसी साल 5 अगस्त को 2024 की 5 अगस्त को जब ये 370 हटाने का दिन आया, जिसको पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन कांग्रेस ने काला दिवस मनाया था। हालांकि कांग्रेस ने अपने पोस्टर में इतना ही लिखा कि हम काला दिवस जो है क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं है इसलिए हम काला दिवस मना रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि 5 अगस्त को काला दिवस मनाने का मतलब यह है कि आप 370 की वापसी चाहते हैं, राहुल गांधी 370 की वापसी चाहते हैं। और इसको लेकर जो जॉर्ज सोरोस और पूरा भारत विरोधी दुनिया भर में जो फैले जो लोग हैं, वो भारत विरोधी जो गैंग है वो कश्मीर में 370 की वापसी चाहता है। और इसीलिए अमेरिका के लोग जो हैं अब आके नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला से भी मिल रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर, इन डेवलपमेंट को देखते रहिए। भारत को तोड़ने की, भारत को जो है कमज़ोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता दूं कि जब 370 था तब तक हर साल यूनाइटेड नेशन में जब भारत और पाकिस्तान वहाँ जाते थे, जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती थी, हर साल कश्मीर का मुद्दा ही उठता था कि कश्मीर जो है वो भारत का नहीं है। हर साल ये मुद्दा उठता था इसलिए क्योंकि 370 था और जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र था। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 की वापसी के क्या मायने हैं। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 की वापसी के मायने हैं कि वहाँ पर हिंदू नहीं रह सकते क्योंकि उसको स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है और हिंदू वहाँ से मार के खदेड़े जा चुके हैं और वो सेकुलर नहीं रहेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर, ये सोचिए कि पूरे भारत के संविधान में सेकुलर शब्द लिखा था लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। इसका मतलब क्या है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और रहेगा। यही 370 की खास बात थी कि भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं होता। अब आप सोचिए राहुल गांधी देश भर में संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, देश भर में ओबीसी और जो है बाकी लोगों की वकालत कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, देश भर में वो जो है दलितों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 370 वाले जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी और दलितों को कोई राइट नहीं था। वहाँ जो सफाई कर्मचारी थे, यानी जो वहाँ पर दलित थे, वो दलित उनके बच्चे कितने भी पढ़ ले, वहाँ पर वहाँ के संविधान के हिसाब से, जम्मू कश्मीर के नियम के हिसाब से वो दलित का
बच्चा जो है भले ही वो डॉक्टरी पढ़ के आ जाए कहीं से, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर के नियम, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार उसको सिर्फ सफाई की नौकरी मिलेगी, सफाई कर्मी की नौकरी मिलेगी। वो किसी और नौकरी को नहीं कर सकता, किसी और नौकरी के लायक उसको नहीं माना जाता, क्योंकि इन हिंदुओं को वहाँ से तो पहले ही हिंदुओं को भगा दिया गया था। इन दलितों को वहाँ पर जो अब्दुल्ला परिवार था और बाकी जो कट्टरपंथी लोग थे, इन्होंने उनको इसीलिए रोक लिया कि उनको लगा कि हमारे यहाँ सफाई कौन करेगा, गंदगी कौन साफ करेगा, मैला सर पे कौन ढोएगा, हमारे शौचालय कौन साफ करेगा। तो इसलिए इन्होंने इन लोगों को, परिवारों को रोक लिया था और आज तक इनके जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार ये वहां पर सिर्फ सफाई कर्मचारी थे और कोई काम नहीं कर सकते थे। ओबीसी की कोई सीट वहां रिजर्व नहीं थी, पहली बार वहां रिजर्व हो रही है क्योंकि 370 नहीं है। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि ओबीसी दलितों को वहां पर कोई हक ना हो, उनका वोटिंग राइट तक ना हो और वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बने रहें और ओबीसी के पास कोई वोटिंग राइट नहीं, दलितों के पास कोई वोटिंग राइट ना हो। ये 370 की वापसी चाहने वाले ये चाहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी संविधान की खूब बात करते हैं, तो ये भी समझ लीजिए कि दरअसल भारत के संविधान में जब 370 का ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, इस पर सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 400 से ज़्यादा लंबे 400 पेजों से ज़्यादा लंबा जो उसका फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर यह कहा कि ये जो है जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता, ना उसका स्पेशल स्टेटस है। जैसे देश के बाकी राज्य हैं वैसे जम्मू कश्मीर भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि 370 हटाने का राष्ट्रपति का जो फैसला था वो बिल्कुल सही है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 370 हटाने से संवैधानिक एकता जो है वो जम्मू कश्मीर की मजबूत हुई है। ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की व्याख्या करता है उसने 370 हटाने को लेकर ये कहा, लेकिन राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई मतलब नहीं है, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। वो उसी 370 की वापसी चाहते हैं जो संविधान के विरुद्ध था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है, उसको वो चाहते हैं। अब वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं ताकि वहाँ पत्थरबाज आज़ाद हो जाएं। आपको मालूम है 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में एक साल में 2000 पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी। 2000 शुक्रवार को, जुमे के दिन वहाँ पे सड़कों पे कोई निकल नहीं सकता था, हमेशा वहाँ पत्थरबाजी की खबरें आती थी। आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। आज वहाँ पत्थरबाजी की जीरो घटना है, कोई घटना नहीं होती। इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, मैं बता चुका हूँ। साल में 52 जो है वहाँ पर, मतलब समझ लीजिए कि लगभग हर हफ्ते वहाँ एक हड़ताल का कॉल होता था। हुर्रियत कहते थे पूरा जम्मू कश्मीर बंद हो जाता था, सड़क पर कोई नहीं निकलता था, लोगों के काम धंधे बंद हो जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे, टूरिस्ट गए तो होटल के अंदर, कमरे के अंदर बंद हो जाते थे। 52 बंद होते थे एक साल में। वो बंद अब बंद हो गए। जम्मू कश्मीर में कोई बंद नहीं होता। जम्मू कश्मीर में कोई, कश्मीर के अंदर कोई वहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं था, कोई मॉल नहीं था। लोग रात को फिल्में नहीं देख सकते थे, फिल्में रात में क्या दिन में भी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब वहाँ सिनेमा हॉल खुला है, मॉल खुला है, लोग वहाँ जाते हैं, आज़ादी के साथ घूमते हैं, सांस लेते हैं। ये सब चीज़ें हुई। इसके अलावा मुहर्रम का जुलूस नहीं निकल सकता था क्योंकि शिया सुन्नी के बीच इतना तनाव था, इतना वहाँ पर दंगे होते थे कि शिया लोग अपने वहाँ पर जो है मुहर्रम पर अपना जुलूस नहीं निकाल सकते थे। ये 370 के हटने के बाद अब वहाँ पर पहली बार कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि मुहर्रम का जुलूस निकला। इसके अलावा 35 क्या थी? 35 में था कि जो लड़की, जम्मू कश्मीर की लड़की जो है वो अगर बाहर किसी स्टेट वाले से शादी कर लेगी, उसका ज़मीन पर कोई हक नहीं रह जाएगा, उसका प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रह जाएगा। यानी पूरी तरह से महिला विरोधी था। लेकिन राहुल गांधी को ये महिला विरोधी 35 से भी स्वीकार है क्योंकि वोट चाहिए ना उनको। और उमर अब्दुल्ला तो खैर वोटों के लिए, उमर अब्दुल्ला तो खैर चाहते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का जो है हिस्सा रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है? 370 की वापसी का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के 900 कानून लागू नहीं हो सकते। 900 कानून। वो कहते हैं कि हमारा अलग संविधान है, हमारे ऊपर आपके देश के भारत का कानून लागू नहीं होगा, हम अपने कानून बनाएंगे, वो चलेंगे। तो 800 से ज़्यादा कानून लागू नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा, तिरंगा वहाँ नहीं होगा। तिरंगा होगा तो कभी आप लहरा लीजिए, अगर नहीं करें तो पाकिस्तान के झंडे लहराएंगे। तिरंगा पहले भी कहा जाता था लेकिन कभी लहरता दिखता नहीं था। पाकिस्तान के झंडे चलते थे और जम्मू कश्मीर का झंडा चलता था। तो 370 की वापसी का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का अलग निशान होगा, अलग विधान होगा, अलग झंडा होगा, अलग संविधान होगा। भारत का संविधान वहाँ पर लागू नहीं होगा। और किसी दिन वो कह देंगे कि भैया जैसे था प्री 1952, जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो तो प्रधानमंत्री होगा
और प्रधानमंत्री होगा और किसी दिन ये कह देंगे ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये लोग इस तरह का प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं, ये इतने खतरनाक लोग हैं, इतने भारत विरोधी लोग हैं। इन तमाम चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी था, इसलिए आज मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा कि 370-35 से इनकी वापसी को लेकर जो राहुल गांधी की चुप्पी है, जो राहुल गांधी की मौन सहमति है, और उमर अब्दुल्ला जो कुछ कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला जो कुछ कर रहे हैं, वो बहुत बहुत ख़तरनाक राजनीति है। भगवान करे कि ये चुनाव, मैं कभी चुनाव को लेकर किसी को लेकर कुछ नहीं कहता, लेकिन ईश्वर करे जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए अच्छा ये है कि ये लोग चुनाव वहाँ ना जीते, क्योंकि अगर जीतेंगे तो जम्मू कश्मीर फिर से उस अंधेरी जो है कोठरी में चला जाएगा, जहाँ उसने सिसकते हुए बहुत समय गुजारा है, जहाँ उसने हिंदुओं को उजड़ते देखा है, 7 लाख हिंदुओं को वहाँ से उजड़ते देखा है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है जिहाद था, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवाद था और कुछ नहीं था। आतंकवाद, जिहाद और जहालियत थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को उसी दौर में जाना पड़ेगा अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।